सभी जो पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इस मैगजीन को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये देखिए, सुशासन के लिए ई गवर्नेंस। इसमें क्या है देखिए, डिजिटल इंडिया का सपना साकार होने को है, वहीं ई गवर्नेंस का मॉडल अपनी जगह पर स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। सरकार तथा नागरिकों के बीच मौजूद दूरियां भी कम हुई हैं। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और गांव-गांव, शहर-शहर के फैले सरकारी सेवा प्रदाताओं के जरिए लोग पहले की तुलना में ज़्यादा आसानी से सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। प्रक्रिया सरल हुई तथा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी, ठीक है। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो आपको क्या करना है, डिजिटल इंडिया का शुभारंभ कब किया, 2015 में। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे डिजिटल इंडिया का सपना देखता हूं जहां पर तेज रफ्तार डिजिटल हाईवे देश को एक कर रहे हों, 1.3 अरब कनेक्टेड भारतीय नवाचार में जुटे हों और टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित कर रही हो कि नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क का माध्यम भ्रष्ट न किया जा सके। तो ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2015, इसे याद रखना, ठीक है। आगे इसके बारे में टिप्पणी ना करते हुए आगे देखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज एक वैश्विक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारत पहले भी सॉफ्टवेयर और सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी विश्व शक्ति माना जाता है, लेकिन डिजिटल इंडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छितराई हुई सेवाओं और ढांचे को सुसंगठित और आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में योगदान दिया है। खैर, आगे हम और बढ़ लेते हैं। विकास के 9 स्तंभ और ई गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना केंद्र सरकार में अनेक मंत्रालयों और विभागों के साथ लाते हुए प्रौद्योगिकी समर्थित विकास का एक व्यापक लक्ष्य पूरा करने के लिए की गई है। इसे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा और केंद्रीय समन्वयक जस्ट फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग सबके बीच समन्वय की भूमिका निभा रहा है। इसके तहत विकास के 9 स्तंभों को चिन्हित किया गया जिन पर सरकार का विशेष जोर है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, जस्ट वे थोड़ा सा ये देखिए, ये हैं वो 9, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हैं वो 9 टॉपिक्स, ठीक है। ये सब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ब्रांडेड हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सभी की पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच, ई प्रशासन प्रौद्योगिकी के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम, ई क्रांति सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, अर्ली हार्वेस्ट के कार्यक्रम, ये सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। थोड़ा ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 2 लाख से अधिक यूजर्स प्रति माह माई स्कीम से अपने लिए सरकारी योजनाओं का चयन कर पा रहे हैं। आप भी ढूंढ सकते हैं अपने लिए स्कीम, ठीक है। ऐप होगा ये माई स्कीम, ठीक है, रोजगार ढूंढने के लिए। तो अब इसको याद रखना। अब हम थोड़ा इसके बारे में चेक कर लेते हैं। ई ताल मिशन मोड परियोजना सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई गवर्नेंस परियोजनाओं के ई लेनदेन आंकड़ों के प्रसार के लिए एक वेब पोर्टल, ठीक है। यह लगभग वास्तविक समय के आधार पर समय समय पर वेब आधारित अनुप्रयोग से लेनदेन के आंकड़े प्राप्त करता है। ई ताल विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजनाओं द्वारा किए गए लेनदेन का त्वरित दर्शन देने के लिए सारणीगत और ग्राफिकल रूप में लेनदेन की गणना का त्वरित विश्लेषण प्रस्तुत करता। कौन? ई ताल, ठीक है, एक वेब पोर्टल, इसे याद रखना। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा और इधर ही
ठीक है। ये देख लेते कुछ सफल परियोजनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सफल हुई ई गवर्नेंस योजनाओं, पहलों, कार्यक्रम, एप्लीकेशन आदि की सूची बहुत लंबी और विविधता पूर्ण है। वह निरंतर बढ़ती जा रही है। ई गवर्नेंस ने ऐसे क्षेत्रों में भी आसान पहुंच के दायरे में ला दिया और अन्यथा मुश्किल प्रतीत होते हुए, जो जैसे दिव्यांगजनों के साथ सीधा संपर्क। डिजिटल माध्यम से ऐसा करना जितना आसान है, उसकी तुलना में भौतिक माध्यम से या प्रत्यक्ष रूपों में समाज के इस वर्ग में तक पहुंच पाना अपेक्षाकृत मुश्किल है। तो उन्होंने ऐसी ऑनलाइन साधन जुटाए कि अब उनके पास भी पहुंच सके। ठीक है, आगे देखते हैं सुगम भारत अभियान को ही देखिए, जिसके तहत सरकार देश में दिव्यांगों के लिए अधिक अनुकूल ढांचा तैयार कर रहा है। तो सुगम भारत अभियान ये किससे रिलेटेड है? सुगम भारत अभियान, तो आप इसे भूल मत जाना, ये दिव्यांगजनों, ठीक है, दिव्यांगजनों से रिलेटेड है सुगम भारत अभियान। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लिए। देखिए दोस्तों, पेंशन धारकों को केवल साल में एक बार जीवन प्रमाण के लिए पंजीकरण कराना होता है। ठीक है, अब इसे याद रखना, ये आ जाए बाई चांस, ये 2 बार 3 बार नहीं, सिर्फ 1 बार। ठीक है, साल में कितनी बार? 1 बार, इसे याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब ये जो बहुत सारे ये दिए हैं, क्या क्या हैं, अब आपको मतलब 100-200 याद नहीं करनी, जितनी आपको यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी दिख रही हैं। अब हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे क्या क्या और किस किस में ये यूज करता। सुगम भारत अभियान अभी बताया था दिव्यांग जनों के लिए। एग्री मार्केट ऐप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये सभी। ठीक है, ई ग्रंथालय, इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में बताना दोस्तों। ठीक है, काफ़ी हैं, आपको दिख रहे होंगे। खैर, इसे सबको छोड़कर हम देखेंगे मोबाइल गवर्नेंस। इस लेख में ऊपर डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभों में से एक ई क्रांति का जिक्र किया गया और बताया गया था कि उसके सिद्धांतों के तहत केंद्र सरकार ने मोबाइल फर्स्ट को अहम स्थान दिया। भारत सरकार की ई गवर्नेंस योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक ई गवर्नेंस, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने 2015 में मजाक में कहा था कि गवर्नेंस का मतलब मोदी गवर्नेंस नहीं, बल्कि मोबाइल गवर्नेंस है। ठीक है, 2015 की बात है। खैर, आगे हम लोग देख लेते हैं उमंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से इंटरफेस होता है, ये वेब है और ये ऐप का थोड़ा सा लोगो टाइप का, ये आपको दिख रहा होगा उमंग ऐप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, इसका फुल फॉर्म दोस्तों देख लीजिए, जस्ट वे थोड़ा सा, इसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, भारत सरकार का एक निःशुल्क मोबाइल ऐप, ये एक बहुउद्देशीय ऐप जिसके जरिए यूजर्स कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ सिर्फ एक क्लिक पर उठा सकते हैं। भारत में मोबाइल गवर्नेंस दृष्टि से ये ऐप सर्वोत्तम। उमंग ऐप के माध्यम से भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक की अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए एकल मंच प्रदान किया गया। यहाँ डिजिटल पेमेंट से लेकर कई तरह की योजना जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड, ई सर्विस, ठीक है, EPFO, जीवन प्रमाण सहित कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आएगा उमंग ऐप का क्या कार्य है। उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, किया गया है। इस ऐप के माध्यम से भारत के नागरिक विभिन्न सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के संचालन से देश के नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि समय और पैसे दोनों की बचत के साथ साथ प्रणालियों में पारदर्शिता की सुनिश्चित भी होगी। ठीक है, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये ऐप इतना अच्छा है कि जिसमें आपको घर बैठे आप अपना वर्क कर सकते हो। खैर, अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ प्रमुख सेवा और ऐप। ठीक है,
अब जो ऐप बता रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लेना। आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है, डिजी लॉकर ऐप, ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला आप थोड़ा सा जो मुझे पता है उसके बारे में बता देते हैं, और जो नहीं पता उसको कमेंट्स बॉक्स में आपको पिन कर दें। ई पाठशाला ऐप जिसमें आप एनसीईआरटी की बुक कई लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, क्लास 1 से लेकर 12 तक, और भी जो भी आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो उस सब की, ठीक है। जीएसटी रेट फाइंडर ऐप, इससे आप जीएसटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, रेट की, ठीक है। ऐप आधार ऐप, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। मदद ऐप, एम परिवहन ऐप, इससे परिवहन के बारे में पता चलेगा। एम पासपोर्ट सेवा ऐप, माई गव ऐप, माई गवर्नमेंट ऐप भी होता है, ये माई गव लिख रहा है। पीएमओ इंडिया ऐप, ठीक है। इतने सारे ऐप हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करें और इनकी जानकारी प्राप्त करें, अगर आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है, कर ही रहे होंगे। डाकघर सेवाएं आपके द्वारा, ठीक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय डाक केंद्र सरकार का एकमात्र प्रतिष्ठान जो देश के हर कोने में मौजूद है। नेटवर्क मुख्य रूप से ग्रामीण केंद्रित, 90% से अधिक डाकघर गांव में स्थित है। 90% से ज़्यादा कहाँ पर है? गांव, विलेजेस में, ठीक है। 1.4 लाख ग्रामीण डाकघर देश के 7 लाख से अधिक गाँवों को कवर करते हैं, यानी प्रत्येक ग्रामीण डाकघर लगभग 5 गाँवों को कवर करता है। आज डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं ऑनलाइन और डाकघर बचत खाता पीओएसबी धारक के लिए एनईएफटी आरटीजीएस भी उपलब्ध है। गांव के पोस्टमास्टर और पोस्टमैन सभी हैंडल दर्पण डिवाइस के साथ साथ स्मार्टफोन से लैस है, जिससे वे लोगों को घर बैठे कई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट 158 साल पुराना संगठन है, 158, ठीक है, इसको याद रखना, जिसका 159 लाख डाकघरों का नेटवर्क हमारे विशाल देश के कोने कोने में फैला। तो सबसे बड़ा जो डाक जो एक तरह का संगठन अपने देश में ही सबसे बड़ा डाक है, ठीक है, अपने देश में ही लगभग 54,000 डाकघरों के साथ चीन दूसरे स्थान पर, चीन को पीछे कर दिया, चीन पीछे है दूसरे नंबर पर, भारत हमारा फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, अब ये याद रखना। आज भारतीय डाक एक सक्रिय संगठन है जो न केवल डाक बल्कि बैंकिंग, बीमा, पासपोर्ट, आधार, ये यहाँ तक कि गंगा जल और महत्वपूर्ण मंदिरों के प्रसादम की बिक्री जैसे कई विविध सेवाएं प्रदान करता है। इन सभी सेवाओं के पीछे डाक विभाग की आईटी सक्षमता है, जो डाक सेवाओं की आसान और किफ़ायती उपलब्ध सुनिश्चित करती है। खैर इतना काफ़ी है, आइए हम लोग चलते हैं, ठीक है। आईपीवीपी, इसके बारे में थोड़े से जानते हैं। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीवी को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया, जिस पर भारत सरकार का 100% मालिकाना हक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को शुभारंभ किया था, किसका? आईपीपीवी का, ठीक है। बैंक की स्थापना इस दृष्टिकोण के तहत की गई जिसके जरिए भारत के आम जनमानस के लिए अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंक उपलब्ध कराई जा सके, ठीक है। आईपीवी का बुनियादी काम यह है कि बैंकों तक पहुंचने वाले और बैंकिंग सेवाओं से न जुड़ने लोगों के लिए देश में 1,60,000 डाकघरों, 1,45,000 ग्रामीण डाकघर, ठीक है, 4,20,000 डाक कर्मियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करें। आईपीवीवी की पहुंच और उसके संचालन का स्वरूप इंडिया स्टेट बैंक के प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। काफ़ी है इतना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस आपको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी यही सब यही बता रहे हैं। निवेश दीदी पहल,
निवेशक दीदी पहल। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू की गई। विशाल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत की जनसंख्या की वित्तीय साक्षरता का प्रसार चुनौतीपूर्ण, क्योंकि आबादी एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क की मदद से आखिरी छोर तक पहुंच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के अंतर को पाटने के लिए आईपीवी ने नई पहल की। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं और अच्छे से। भारत सरकार के निर्देश पर आईपीवी ने ग्रामीण भारत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन की यात्रा शुरू की, जहां तक पहुंच और संचार में हमेशा बाधा रही। शुरुआत से ही डाकिया ग्रामीण डाक सेवक देश के कोने कोने में आम जनता तक पहुंचते रहे और उनके दरवाजे पर डिजिटल बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रहे। वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आईपीवी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए के तत्वाधान में निवेशक शिक्षा में संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPF के सहयोग से निवेशक दीदी नामक पहल शुरू की। तो निवेशक दीदी जो पहल है, तो आप क्या करोगे, डाक से रिलेटेड है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, इतना बात याद रखना। खैर जो भी हो, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें तो याद रहेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ई गवर्नेंस की भूमिका। ठीक है, ई गवर्नेंस 21 सदी की वह क्रांतिकारी तकनीक है जिसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। ई गवर्नेंस से शिक्षा की पहुंच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, शैक्षिक व्यवहार, मूल्यांकन पद्धति एवं शैक्षिक प्रशासन जैसे सभी क्षेत्रों में नए एवं व्यापक नवाचार हुए। व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग और इंटरनेट जैसी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोगों ने स्कूल छात्र और अध्यापकों के बीच संबंध को नए रूप में परिभाषित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कोरोना विभीषिका के बाद से शिक्षा ई गवर्नेंस के प्रयोग में अभूतपूर्व तेजी आई है। ठीक है, सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा, पूरक शिक्षा के साथ साथ सुलभ कराने हेतु एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार कर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखना आप। आगे थोड़ा सा और महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना, व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन शिक्षा का लक्ष्य, 10 मिलियन टीचर्स का CPD एक चुनौती, 13 बिलियन लोग, 15 बिलियन स्कूल, 900 से अधिक यूनिवर्सिटी, 14,000 से अधिक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 303 मिलियन छात्र। भारत में शिक्षा परिदृश्य, युवाओं की कौशल प्रशिक्षण, जनसंख्या 2/3, डिजिटल डिवाइड को पाटने का लक्ष्य। अगर आप UPSC मेंस की परीक्षा कर रहे हो प्रिपरेशन, तो ये काफ़ी अच्छा है। आपका मिड माइफ काफ़ी बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, माइंड मैप बना सकते हो थोड़ा सा। राष्ट्रीय शिक्षा वास्तुकला, NDR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, शिक्षा के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा। NEP 2020 की सिफारिश के अनुरूप डिजिटल आर्किटेक्चर न केवल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का विधान करेगा, बल्कि शैक्षिक योजना, प्रशासनिक गतिविधियों का भी समर्थन करेगा। ठीक है, ये देखिए प्रमुख डिजिटल पहल, PM विद्या, दीक्षा, ई पाठशाला, काफ़ी हैं। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। खैर, ये स्वयं लिखा है। ठीक है, अब दीक्षा इतना दिख रहा होगा, ई पाठशाला ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, लिखा होगा कहीं पर, वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है,
NEP ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए सिफारिश। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।